नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चंदवानी सर की क्लास में। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ते हुए आज जिन विद्वान के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में आप जानते हैं कि वो एक सुप्रसिद्ध छायावादी साहित्यकार हैं और हिंदी एकांकी में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। बादल की मृत्यु इनका जो एकांकी है उसे हिंदी का पहला एकांकी भी माना जाता है। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। उसके बाद ये प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। भगवती चरण वर्मा ने इनके बारे में एक बार कहा था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। ऐसे राम कुमार वर्मा जी जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को समृद्ध करते हुए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 1938 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ का जो स्थूल ढांचा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पर ही इन्होंने अपनाया है। इस ग्रंथ के बारे में सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसमें केवल भक्ति काल तक की जो सामग्री है उसी का अध्ययन किया गया है, विवेचन किया गया है। उसके बाद का इस साहित्य में विवेचन नहीं किया गया है। उसके लिए इन्होंने बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास फिर 1955 या 53 के आसपास इन्होंने लिखा था। उसमें इन्होंने कुल 13 प्रकरणों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। लेकिन इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ, इसमें 750 संवत से 1750 विक्रमी तक की कालावधि का ही वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में जो पूरी विषय वस्तु है भक्ति काल तक की, उसको 7 प्रकरणों में विभक्त किया गया है। ये 7 प्रकरण हैं, यानी कि 7 अध्याय हैं। इनको काल के अनुसार नहीं देखा जाना चाहिए। इन्होंने संधि काल और चारण काल में बांटा है आदिकाल को, और बाकी जो 5 प्रकरण हैं वो भक्ति काल से संबंधित हैं, जिसमें एक है भक्ति काल की अनुक्रमणिका। फिर जो भक्ति काल का जो पहला प्रकरण है उसे इन्होंने संत काव्य कहा है, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, ज्ञानाश्रयी शाखा और राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा जैसे बड़े बड़े भारी भरकम नामों को उन्होंने पीछे करके छोटे और भावपूर्ण नामों का इन्होंने प्रचलन शुरू किया है। इन्होंने ही सबसे पहले जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है उसे संत काव्य और निर्गुण प्रेमाश्रयी या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा जो है उसे प्रेम काव्य जैसे छोटे छोटे नाम इन्होंने प्रदान किए। अब बात करते हैं इस ग्रंथ की कमियों की। तो इस ग्रंथ में कुछ छोटी छोटी कमियां हैं कि इन्होंने अपभ्रंश की जो सीमा है उसे 10वीं शताब्दी मानते हुए भी अपने इतिहास का प्रारंभ इन्होंने 750 विक्रमी संवत से किया है। हम जानते हैं कि 750 विक्रमी संवत से 1050 विक्रमी संवत तक का जो समय है वो अपभ्रंश का समय माना गया है, और शुक्ल जी ने अपभ्रंश की जो विषय वस्तु है उसे अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में शामिल नहीं किया है। लेकिन चूँकि इन्हें अपभ्रंश भाषा की जो मधुरता है, उसका जो साहित्यिक महत्व है, उससे इन्हें बड़ा लगाव था, इसीलिए ये अपने इतिहास में उसे इन्होंने शामिल किया है। और आदिकाल में इन्होंने 2 खंड करते हुए पहले काल को संधि काल और दूसरे काल को चारण काल में इन्होंने विभक्त किया है। इनके ग्रंथ की एक कमी ये भी है कि इन्होंने अपभ्रंश का वाल्मीकि जिन्हें कहा जाता है, स्वयंभू कवि को, जो कि जैन कवि हैं, स्वयंभू अपभ्रंश के कवि हैं, उन्हें इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि मान लिया है। तो यह एक विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है यहाँ पर कि जो अपभ्रंश के कवि हैं उन्हें हिंदी का कवि पहला कवि मानना चाहिए या नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं इस ग्रंथ के महत्व की। तो राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में वीर गाथा काल को चारण काल कहा है। चारण काल ऐसा नहीं है कि राम कुमार वर्मा इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर रहे हैं। यह चारण काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रियर्सन अपने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में कर चुके थे। उससे पहले संधि काल जोड़ करके इन्होंने अपभ्रंश भाषा के समृद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। तो संधि काल में इन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य जो रहा है उसको इन्होंने शामिल किया है, जैन साहित्य को, और अपभ्रंश की जो एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है उस परंपरा को इन्होंने हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। इन्होंने सर्वप्रथम निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य की संज्ञा भी दी है। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ आपसे।
तो ये ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस रूप में हमारे सामने आता है। और अब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा गांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, कुछ लोग बैजनाथ द्विवेदी भी बताते हैं। शांति निकेतन में इन्होंने 20 साल तक रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ रह करके वहाँ अध्यापन कार्य किया। उसके बाद लगभग 1950 में ये वहाँ से आ गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष का पद संभाला। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ये पंजाब विश्वविद्यालय में भी रहे। उसके बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब लौटे तो रेक्टर के पद पर भी आसीन रहे। आलोक पर्व जो इनका निबंध संग्रह है उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और 2011 में विश्वनाथ त्रिपाठी नाम के एक आलोचक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने इन्हें अपने गुरु के रूप में स्मरण करते हुए इनके जीवन पर व्योमकेश दरवेश नामक एक ग्रंथ लिखा है। और व्योमकेश दरवेश ग्रंथ के बारे में पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने केवल एक ग्रंथ नहीं लिखा है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। उन्होंने हिंदी साहित्य को 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों की सौगात प्रदान की है। पहला ग्रंथ जो है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो उन्होंने 1940 में लिखा। दूसरा जो ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीसरा ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तो ये 3 ग्रंथ हैं जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित सामग्री मिलती है। लेकिन यदि देखें अपने आकार से, अपने संरचना से, तो हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ही मात्र एक ग्रंथ ऐसा है जो इतिहास ग्रंथ है। शेष जो 2 ग्रंथ हैं वो इनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का संकलन मात्र है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है वह इन्होंने विश्व भारती यानी कि शांति निकेतन के अहिंदी भाषी साहित्यिकों को हिंदी साहित्य और उसके इतिहास से परिचय कराने के लिए जो व्याख्यान दिए थे उनका संशोधित और परिवर्धित रूप है। दूसरा जो ग्रंथ है इनका, ये हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, वो इन्होंने बिहार राष्ट्र भाषा परिषद में जो 5 व्याख्यान प्रदान किए थे उन 5 व्याख्यानों का संग्रह है हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये दोनों ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो तीसरा ग्रंथ है इनका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो कि 52 या 53 में इसका प्रकाशन के बारे में मिलता है। यह ग्रंथ मूल रूप से इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता, जिसमें इन्होंने आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक की विषय सामग्री का विवेचन किया है। इनके ग्रंथ के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये ग्रंथ जो हैं विशेष तौर पर हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ की तरह से नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी आलोचनात्मक निबंधों के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य के संबंध में नवीन मान्यताओं की सृष्टि की है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर कई तरह से इन्होंने उनका विरोध करते हुए अपनी नई मान्यताएं स्थापित की हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना और पूर्व परंपरा बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। और ठीक भी है। हमने पहले बात की है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वह युगीन चेतना पर आधारित ग्रंथ है। उन्होंने युग चेतना को अधिक महत्व दिया है, लेकिन जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना को महत्व देने की बात है, यहाँ पूरे भारत की जो एक परंपरा पीछे से चली आ रही है उस परंपरा के बोध की बात हो तो वहाँ द्विवेदी जी शुक्ल जी से आगे निकल जाते हैं। यूँ कहा जाए कि दोनों के मत एक दूसरे के पूरक हैं तो गलत नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं इस ग्रंथ के कुछ महत्व और कुछ कमियों की। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन करते हुए आदिकाल और आधुनिक काल नामों का प्रयोग सबसे पहले किया है। ये चर्चा हमने पहले भी की है जब हमने बात की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब दोहरा नामकरण हमने पढ़ा था, उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, तो आदिकाल नाम और आधुनिक काल नाम उसमें भी प्रयोग हुए हैं। वो आदिकाल नाम और आधुनिक काल नाम जो हैं वो सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही प्रयोग किए हैं और ये प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसे याद रखें। इन्होंने भाषा के स्पष्ट रूप के दर्शन के आधार पर हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ भक्ति काल से माना है। जब इनका आप
हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ग्रंथ पढ़ते हैं तो जहाँ से भक्ति काल शुरू होता है वहाँ पर ये सबसे पहली पंक्ति में लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ यहाँ से होता है। तो इन्होंने वास्तविक आरंभ, क्योंकि भाषा की स्पष्टता भक्ति काल में ही आकर के दिखाई देती है। उससे पहले भाषा बड़ी मिश्रित रही है, कहीं अपभ्रंश है, कहीं प्राकृत है, कहीं देशज भाषा प्रयोग हो रही है, कहीं मैथिली है, कहीं डिंगल है, कहीं पिंगल है। तो भाषाओं के जो विविध मिश्रित रूप हैं वो इस काल में, आदिकाल में दिखाई देते हैं। स्पष्टता भाषा की जहाँ से आती है वो भक्ति काल है, इसीलिए ये भक्ति काल से वास्तविक आरंभ मानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का। द्विवेदी जी भक्ति का उदय शुक्ल जी की भांति हिंदू जाति की निराशा से नहीं मानते हैं, बल्कि भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। यह भी उसी बात से जुड़ी हुई बात है कि शुक्ल जी युग चेतना को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि भक्ति काल में मुस्लिम आक्रमण हुए थे भारत पर, तो वो युगीन चेतना को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ईसा पूर्व से चली आ रही भागवत धर्म की जो परंपरा है, पीछे से दक्षिण भारत से चली आ रही थी, उसको अधिक महत्व देते हैं और ऐसा मानते हैं कि भारत की जो चिंतन धारा है उसका स्वाभाविक विकास के रूप में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ है। हिंदी संत काव्य पर इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव को इन्होंने नकारा है, जैसा कि शुक्ल जी मानते हैं। संत काव्य पर इस्लाम के एकेश्वरवाद को शुक्ल जी मानते हैं, लेकिन इन्होंने इस प्रभाव को नकारते हुए संत काव्य को नाथ और सिद्ध साहित्य का विकसित स्वरूप माना है। यह हम आगे भी चलेंगे जब बात करेंगे आदिकाल में, जब हम बात करेंगे, या भक्ति काल में जब हम कबीर की बात करेंगे तो इस पर और फिर से चर्चा होगी। अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं कि हिंदी सूफी काव्य में प्रयुक्त जो सूफी काव्य हैं, जैसी मंझन का मधुमालती, चंदायन जो मुल्ला दाऊद ने लिखा, असाइत ने हंसावली लिखा, ये जो एक प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, सूफी काव्य परंपरा या प्रेमाश्रयी काव्य परंपरा जो मिलती है भक्ति काल में, उस भक्ति काल की जो सूफी परंपराएं हैं उन ग्रंथों में शुक्ल जी को ऐसा महसूस होता है कि जो कथा वस्तु है या जो रूढ़ियाँ हैं या जो शैलियाँ, छंद योजना जो है वो ईरानी या फारसी पर उनका प्रभाव है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। ईरानी और फारसी का प्रभाव है इन ग्रंथों पर, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके तर्क को काटते हुए ये सिद्ध करते हैं कि इस तरह के जो ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ पहले संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में मिलते हैं। तो शुक्ल जी के मत को काटते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि यह जो सूफी काव्य परंपरा या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है वह भी भारतीय पद्धति पर आधारित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भक्ति काल का सबसे महत्वपूर्ण कवि कबीर को माना है। जहाँ शुक्ल जी सबसे महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास को मानते हैं, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सबसे महत्वपूर्ण कवि भक्ति काल का कबीर को मानते हैं। और उनकी एक पंक्ति तो बार बार पूछी भी जाती है, भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर पर एक ग्रंथ भी लिखा है, कबीर नाम से। शुक्ल जी ने जहाँ युग स्थिति पर अधिक बल दिया है, वहीं द्विवेदी जी ने परंपरा पर बल दिया है। ये बात पहले कही जा चुकी है। इन दोनों के मत एक दूसरे के पूरक हैं। अब इस ग्रंथ की कुछ कमी की बात कर लेते हैं। हालांकि ढूंढने वालों के लिए कमियों की कोई कमी नहीं होती है, तो यहाँ भी हमने एक कमी ढूंढ ली है इनकी, कि हिंदी का जो प्रथम कवि है ये संदेश रासक के कवि अब्दुल रहमान को मानते हैं, जबकि अब्दुल रहमान की जो भाषा है उस पर अपभ्रंश का पूरा प्रभाव दिखाई देता है। तो अपभ्रंश के कवि को हिंदी का पहला कवि कह देना ये अपने आप में एक भ्रामक है, धारणा है। जैसा कि इन्होंने आदिकाल नाम देते हुए भी कहा था कि आदिकाल नाम एक भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है, तो यहाँ भी कुछ भ्रम की ही स्थिति है। तो आज की हमारी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पिछले वीडियोज़ के लिंक अंत में दे दिए जाएंगे, आप ज़रूर उन्हें देखें और अध्ययन को जारी रखें और सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।